ठीक। अच्छा जी, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर है बहुत ही आसान, और वो है 3B स्प्रिंग 2009 वाला। ये सवाल मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल कवर कर दिया है, लेकिन एहतियातन हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, स्प्रिंग 2009 में आया था, 9 नंबर का, और करना क्या था, सिर्फ RDM और अलजेब्रिक मेथड्स। तो हम कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। ये 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 60,000 ये अमाउंट आपको दे दिए गए हैं। ये कौन से अमाउंट है बताइए, ये कौन से अमाउंट होंगे? ये है एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड, ये बिफोर रीअपोर्शनमेंट वाले अमाउंट हैं। और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सा है? सर्विस प्रोड्यूसिंग ए है, प्रोड्यूसिंग इसमें ए है, प्रोड्यूसिंग बी है, सर्विस एक्स है, सर्विस वाई है। इसका अमाउंट 500 है, इसका 460। आप इसे कह सकते हैं कॉस्ट बिफोर रीअपोर्शनमेंट। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ रीअपोर्शनमेंट करनी है, ठीक। आज हमारा टारगेट, समझे मेरी बात, क्योंकि 2 दिन से कॉन्सेप्ट बहुत हो गया। आज हमारे जो 3 सवाल हैं B, C और D, ये किसी भी सूरत में आज हो जाए, ताकि कल इंशाल्लाह आते ही सब प्रोसेस शुरू हो। कल ये चैप्टर में ले जाना नहीं चाह रहा। 3 सवाल कर लोगे और फिर कुछ सवाल असाइनमेंट में है, उनमें से 2-3 कर लो घर पे, दैट वुड बी इनफ इंशाल्लाह। हाँ भाई, इसने कहा RDM और साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले मैं जरा RDM ऐसी प्रैक्टिस करवा दूं जल्दी से। अगर आप देखें तो किससे स्टार्ट लेना चाहिए? ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट, तो X का अमाउंट फर्स्ट है, और आपको वही कल मैंने आपसे कहा था, वर्टिकली रीड करना है या हॉरिजॉन्टली? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहते हैं? वर्टिकली रीड करना है। कल आपने देखा था प्रेजेंटेशन इस तरह से थी, बस ये छोटी सी टिप है, इसका ख्याल रखिएगा। अब X कह रहा है मैंने 50 लोगों को जो खाना खिलाया है उनका ताल्लुक डिपार्टमेंट A से है, 30 लोगों को जो खाना खिलाया उनका ताल्लुक डिपार्टमेंट B से है, और 20 लोगों को खाना खिलाया उनका ताल्लुक डिपार्टमेंट Y से है। तो जब आप डिपार्टमेंट X की कॉस्ट बांटेंगे तो 50, 30 और 20, और Y में क्या बोल रहा है? 40 और 10, दैट्स इट। तो पहले इस 100 को उठाया और यहां ले गए 50, 30 और 20। अब ये हो गया 80 का 40%, 32, 40 और आई थिंक 8 रुपए। फिर वही ड्रामा शुरू हो गया, RDM एक दफा और करा दिया आपको, X और Y। फिर वही रेशो 50, 30, 20, 40, 50 और 10। 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो 4, और फिर उसके बाद 2.4 और आई थिंक 1.6 होगा, 1.6 यहां आ गया, और ये आपका 8 यहां से रिड्यूस हो गया। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब 1.6 को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे? 40% देखिएगा कितना आ रहा है, 0.64 और 0.8 और आई थिंक 0.16। अब ये इतना छोटा अमाउंट है कि ये चीज सजेस्ट कर रही है, वैसे तो यही कर देते, फारिग बहुत था, कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं, और वो है 50 और 30। तो 0.16 इन दोनों में बटेगा, 50 और 30 के रेशो में ये दोनों मिलाकर हो गए 80।
तो इसका 50/80 0.1210 और 0.06, समझ गए? दैट्स इट। ये आपका RDM हो गया वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सही, क्योंकि ये कल जो मैंने पहले सवाल में ये चीज कवर कर दी तो आज कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट में ऑलरेडी 4-5 सवाल हैं। अब मैं ये भी छोड़ दूं तो थोड़ा सा आप पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा। असाइनमेंट भी करा दूंगा, आप और हुक्म करें, वो भी कर दूंगा इंशाल्लाह, वादा है मेरा। इधर 3 बजे इधर क्लास नहीं, तुमने गौर से सुना नहीं, इधर 3 बजे और आगे जाके 3:30 बजे क्लास। यार ये फैन बंद करो बेटा, फैन बंद, देखो फैन तो नहीं चल रहा। और दूसरा आप वो ये पीछे वाली लाइट खोल दो, वरना पीछे वाली तो कॉम वैसे ही सो रही होती है। ये कैमरा लग गया, मैं पीछे जा नहीं सकता यार। 3C और 3D अच्छे सवाल है, तो जरा मैंने कहा जब तक पहले थोड़ा करा दूं, इक्वेशन बना दूं, दैट वुड बी इनफ। सही। कल हमने हॉरिजॉन्टली रीड किया था, आज वर्टिकल रीडिंग है। ये कोई बहुत चीज नहीं, बस इनका ख्याल रखें। दूसरा, उसने कह दिया कि आप इसे करो रेसिप्रोकल के दोनों मेथड से। पीछे वाला फैन चला दे, एसी नहीं चल रहा, एसी चलवाओ ना, एसी चलवाओ ना। ये कन्वर्टर क्या है? ये लो, इससे चला लो यार, देखना, ट्राई करना यार। कैनवर्ड ही है ना सारे, ये लो यार, उसको दे दो, पीछे दे दो, ट्राई कर लो यार। वो फैन से शोर हो गया यार। हाँ, बहुत आसान है यार। बस आज इसको फारिग करें ताकि कल रिलैक्स होके प्रोसेस कॉस्टिंग करें। यार देखो, बात सुनो, एक छोटी सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। इस चैप्टर से एक सवाल बनना नॉर्मल बात है। मैं ये नहीं कह रहा हर सेमेस्टर में बनेगा, बट बनेगा रेगुलर बेसिस पर। कभी 2 सेमेस्टर में लगातार आ गया, कभी 1 में नहीं आया, कभी 2 में नहीं आया, फिर आ गया। और आपका तो पहला सेमेस्टर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है, और चैप्टर भी आसान है। क्या ख्याल है? तो बस आपसे आप एक काम करेंगे, मैंने असाइनमेंट में सवालात रखे, 4 सवाल। बेटा इधर, हेलो, उसको बुलाना यार, प्यून को बुलाओ उसको। मैंने असाइनमेंट में तकरीबन 4 से 5 सवाल रखे हुए, 4 मैं करा रहा हूँ। छोटा चैप्टर है, ज्यादा कराना मुनासिब भी नहीं है, बोर हो जाएंगे आप। उन 4-5 में से कोशिश करो सारे कर लो, कुछ वर्बली कर लो, कुछ राइटिंग में कर लो। बेटा एसी नहीं चल रहा, पीछे वाला पानी ला दो, वो एसी नहीं चल रहा, शाबाश, देखो यार जल्दी से। अगर आप सोचेंगे कि प्रोसेस शुरू हो जाए फिर हम कर लेंगे, आप प्रोसेस में इतने एंगेज हो जाओगे कि आप परसों नहीं कर सकते, कल नहीं कर सकते, आप आज ही। एसी भी खोलो बेटा, आप आज की तारीख में इसको कोशिश करो 2 या 3 सवाल एटलीस्ट 2 कंप्लीट कर लो, 1-2 जरा डिस्कशन के लिए रख लो। एक ट्राई योरसेल्फ में थोड़ा स्टडी टेक्स्ट वाला है, बोरिंग सा है, अगर कर सको कर लो, वो ऑलमोस्ट किया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन उसके अंदर जो जो स्टडी टेक्स्ट ने इफ एंड बट्स यूज किए मैंने सारे डाल दिए, तो वो आप ट्राई कर लेना। अब आप देखिए इधर अगली चीज बेटा, इधर इक्वेशन बनानी है, यानी अगर आप अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो आप इक्वेशन बनाएंगे। उसका बहुत आसान तरीका ये है कि आपने पहले पूछा कि यार x का खर्चा क्या है, तो जवाब आता है x का खर्चा है 100 प्लस
y का कुछ खर्चा, सही, और पूछा y का खर्चा क्या है, तो कहता है 60 प्लस कुछ खर्चा उसे x से मिलेगा। बहुत आसान बात है, सही। अब सिर्फ मुझे आपसे पूछना है कि मैं क्या लिखूं x के साथ और y के साथ, बस। उसके बाद यहां नहीं करूंगा, ये तो बहुत आसान सा है। आपको लगता है y के साथ 0.25, 0.2 और 0.1 ही आ सकता है, तो 0.1 या 0.2? अच्छा 0.2 वाले हाथ उठाएं। 0.2 जितने लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, कम लोग बोल रहे हैं, बाकी 0.1 बोल रहे हैं, हाथ उठा देंगे 0.1 वाले। अब देखिए कल डिस्कशन हुई, आज डिबेट आ गई, और ये पहली दफा नहीं आई, हमेशा आती है। चीज इतनी आसान है और उसमें भंड हो जाता है। आपको फिर मैं टाइम दे रहा हूं और आपको एक टिप दे रहा हूं, एक इशारा दे रहा हूं। आपने पूछा, सुने गौर से, डिपार्टमेंट एक्स, और इधर आपने यू रीड करना है, यू नहीं। जो लोग एक जवाब दे रहे हैं वो इसको देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे रीड कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछे, इसलिए ये दो डिफरेंस आ रहे हैं कि यार वो कह रहा है 0.2, एक कह रहा है 0.1। मैं टिप दे रहा हूं छोटी सी। आपने एक्स से पूछा आपका खर्चा क्या है, तो एक्स ने बताया मेरा खर्चा है लाख। फिर आपने y से पूछा, तो आप चले जाए सेकंड कॉलम में, y के कॉलम में, y तुमने x के लिए क्या किया, तो वो कहता है y ने 10% सर्विसेज दिए x को, तो आंसर होना चाहिए 0.1 और 0.2, सही। 0.1 और 0.2, आधे बोल रहे थे 0.2, आधे बोल रहे थे 0.1। मुश्किल चीज नहीं है, बस कभी कभी बेवजह हम उसको पिक नहीं कर पाते। दो तीन बातों से पकड़े इस बात को। नंबर 1, वर्टिकली रीड करना है या हॉरिजॉन्टली रीड करना है। जिन लोगों ने 0.2 बोला उन्होंने फौरन उसको हॉरिजॉन्टली रीड कर लिया। मेरे हिसाब से यही भंड होता है। आप यूं देख रहे हैं, उसको देखना यूं था। दूसरी चीज, आप जब x की इक्वेशन बना रहे हैं तो y में जाए, y से पूछे तुमने x के लिए क्या किया, तो y ने बताया मैंने 40% सर्विसेज दी किसको, a को, 50% सर्विसेज दी b को, और 10% सर्विसेज दी x को। इसका मतलब y का जो भी खर्चा होगा उसका 10% x को चार्ज होगा। दैट्स इट। ये इक्वेशन बनानी थी। यहां पर आप घर में जितने सवाल करें, खास तौर पर असाइनमेंट वाले, और अगर वो बोल रहा है RDM, तो यार उसको एल्जेब्रिक से सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दो, फिर सॉल्यूशन में जाके चेक कर लो मैंने सही बनाई। थोड़ा सा सुकून से करें, ये डरने वाली चीज नहीं है जी। कुछ नहीं निकलना, खत्म गेम। अब इधर देखिए, इधर प्लीज, ये इक्वेशन बनी, यहाँ आके पुट कर देंगे, सवाल खत्म। अब बात सुनो, इधर बात सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बता सुन ले इधर। यार मुझे इससे क्या, ये एफर्ट एक्चुअल है या बजटेड है, हमें क्या, क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम कब आएगी, जब वो बोलेगा ओवर अंडर अप्लाइड निकालो, फिर हमें डिसाइड करना है ये एक्चुअल है अप्लाइड है, बजटेड है, क्या है। यहाँ तो कुछ मांग ही नहीं रहा, बस बोला टेबल बनाओ और RDM से कर दो और इक्वेशन से कर दो, कर दिया। कुछ भी आप बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको कैसे पता चला, अब आपका सवाल फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नीड नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसने कहा द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। दिस इज एक्चुअल। उसने क्या बोला, बजटेड नहीं बोला, उसने कहा खर्चे हैं पूरे साल के, ये बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है एक्चुअल है, बट जरूरत है ही नहीं ना यार, जरूरत ही नहीं है। अगर अभी आगे जाके करते ना OAR हो, ओवर अंडर अप्लाइड मांगे, फिर आपको फैसला करना है ये एक्चुअल है क्या है, रेट इससे निकलेगा किससे निकलेगा, खत्म। और कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। आई होप मेरी बात समझ गए। ठीक, ये बहुत ही आसान सवाल था। अब बेटा इधर देखिए, इधर आपको आता है, ये इक्वेशन बना लीजिएगा और उसके बाद यहाँ प्लेस कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब आप आए, असल में जो दो सवाल है वो बड़े प्यारे सवाल हैं, और असाइनमेंट के अंदर भी दो सवाल हैं। तो गुजारिश है असाइनमेंट के कम से कम मेरे हिसाब तो सारे करो,
देखो बात सुनो इधर, एक बात बताऊं आपको, प्लीज मेरी बात समझिएगा। इधर देखिए, ये सवाल में जब एग्जाम में जब भी आएगा, ये पेपर निकालने के लिए आता है सवाल कि बेटा जाओ पास हो जाओ। जाओ एक बात बता रहा हूं, आप जितने उठा ले अटेम्प्ट, ये रीसेंट अटेम्प्ट से लेके 2008, 7, 6 तक जितनी दफा आया सब मौजूद है, या तो असाइनमेंट में या स्टडी टेक्स्ट में कहीं ना कहीं मौजूद है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपको ये टफ टाइम दे ही नहीं रहा, और ये कैफ एड और मॉड्यूल डी की बात कर रहा हूं, तो आप तो कैफ 3 है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ये कैफ 8 के सारे सवाल हैं जितने भी आए हैं, सारे के सारे आप ढूंढो, जाओ कहीं से भी ढूंढ के ले आओ, ये मिलेंगे इंशाल्लाह। सही। अब मैं कितने कराऊं, तो 4-5 मैंने अपने लिए रख दी, 4-5 आपको बोला कि आप कर लो, और उसके आंसर्स भी दे दिए। अब जब प्रोसेस शुरू होगा, ज्वाइन एंड बाय शुरू होगा, डिसीजन मेकिंग शुरू होगा, वेरिएंस शुरू होगा, आप ना इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आप इतने ज्यादा उसमें एंगेज हो जाएंगे। सीवीपी जब शुरू होगा, वो है असल में टॉपिक जिससे मेजर पोर्शन बनेगा इंशाल्लाह। तो यार इन छोटे चैप्टर को कोशिश करो, आज वाइंड अप हुआ है ना, तो वो मेरी तरफ से हुआ है, अपनी तरफ से भी वाइंड अप करो। और वो कैसे होगा, आप 3-4 सवाल असाइनमेंट के, कुछ वर्बली कुछ राइटिंग में करो, ताकि ज़हनी सुकून हो, मुझे ये टॉपिक आता है। अगर आप ये टेंशन लिए हुए और सवाल चैप्टर बंद कर देंगे, तो इसको दोबारा उठाते हुए फिर टेंशन आएगी। पहले इसको फारिग करो, बाकी चीजें फारिग करो, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब आप निकालें क्वेश्चन नंबर 3C, बड़ा प्यारा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है। 3C प्लीज, और ये है इस ऑटम 17 में आया था, कैफ 8 के अंदर, ऑटम 17 3C। ऑटम 18 में आया था ना, 17 में आया, फिर इससे आगे वाला 21 में आया था, मोस्ट रिसेंट, बीच में नहीं आया था, और अगर आया होगा तो असाइनमेंट में पढ़ा हुआ होगा। सही। असाइनमेंट में कुछ एक आध सवाल ऐसे हैं जो है मैंने स्टडी टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट मार लिए कि यार, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड आ जाए कि हमें स्टडी टेक्स्ट भी नहीं देखना, ना पास पेपर देखने, कुछ नहीं देखना, बस रिपीट करना है। सही। अब आप कोशिश करो, पढ़ लो, रीड कर लो यार। हमें फिश मार्केट मतलब सवाल पे फोकस कर लेते, बक 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 बक, वाह ये अंधे, ये क्या है? सुनो भाई इधर बेटा, 1:30 का मतलब पता है ना, ये घड़ी आधा घंटा बता रही कि आगे हो गए, बड़े नवाब हो इतनी देर से। सुनो भाई इधर, अब आप सुनेंगे इधर, 5 चीजें एग्जाम में आपको हेल्प पेपर का पास करने में, याद रखें। उसमें एक चीज है आपकी रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे पहला सवाल मैंने कराया आज 3B, उसमें क्या आप रीड करेंगे, वो तो कोई ऐसी काबिल चीज नहीं है। रीड अगर करना होता है तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप यार, आप प्लीज यार थोड़ा शोर हो रहा है। अब आपके सामने सवाल है, सुकून से पढ़ते, हमारी कंपनी है और उसके जो 2 डिपार्टमेंट है, एक प्रोसेसिंग और एक फिनिशिंग, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक लॉजिस्टिक्स एंड एक मेंटेनेंस। ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, उसने आपको जिक्र बता दिया। फिर आप नोटिस करिएगा, प्लीज थोड़ी सी आवाज हो रही है यार, यहां देखिए इधर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड्स, और वो क्या है, बहुत आसान से है, गौर करेंगे। अब आपको बजट भी दे रहा है और आपको एक्चुअल भी दे रहा है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। सही। क्या क्या दे रहा है, बहुत आसान, बजटेड जो है ओवरहेड कॉस्ट दे रहा है, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट दे रहा है प्रोसेसिंग की और फिनिशिंग की, और एक स्टैरिक बना दिया है। स्टैरिक बना के वो आपको एक इशारा दे रहा है कि जब हमने बजट बनाया तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शन कर दिया था, तो ये टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग रीअपोर्शनमेंट। तो हमने तो बजट नहीं बनाना, ठीक है। बराबर में एक्चुअल दिए हुए चारों के, गौर से सुनेंगे। असल चीज आपने क्या पिक करनी है, बोर्ड प्रेजेंटेशन थोड़ी पिक करनी है,
मुझे करना क्या है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे आती 10 चीजें करनी, 4 है तो उस 4 के लिए सोचो ना। अब आप ट्रायल एंड एरर करें कि 6-7 ट्राई मारे उसमें से 4 पिक करें, ये नहीं। पिक करना है, फौरन अपने जहन में लाना, विजुलाइज करना है हमें कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे। अभी 1 मिनट लगेगा, बताता हूं। आपने देखा एक्चुअल एफर्ट दिया हुआ है, बजटेड दिया हुआ है, सवाल जहन में आया ये बजटेड में रीअपोर्शनड है तो जाहिर होगा क्योंकि सर्विस में कॉस्ट ही नजर नहीं आ रही। अगर सर्विस में कॉस्ट नजर आती तो शायद हम उसको रीअपोर्शन कर देते। फिर गौर से सुनिएगा इधर, फिर बराबर में बजटेड आवर्स भी दिए हुए और फिर एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए। ग्रेट, सही। थोड़ा और आगे चलते हैं, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में वो आपको वो दे रहा है परसेंटेजेस। ये रीअपोर्शनमेंट की परसेंटेजेस हैं। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा मेथड है? नहीं, मेथड कौन सा होगा? यानी अभी अगर उसने नहीं लिखा तो रेसिप्रोकल, मतलब ये डिसाइड कर ले। ये सॉन्ग नहीं हो सकता फिलहाल, ये जो है डैम नहीं हो सकता क्योंकि परसेंटेजेस मेंटेनेंस भी सर्विसेज दे रहा है और लॉजिस्टिक्स भी सर्विसेज दे रहा है। वंस अगेन, हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी या वर्टिकल होगी? कॉमन सेंस से हॉरिजॉन्टल होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें रिकॉल करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। दैट्स इट, यहां आके खत्म हो गया। अब आप यहां देखें, ओवर अंडर अप्लाइड मांग रहा है, ओवर अंडर अप्लाइड मांग रहा है और ऊपर वो टेबल मांग रहा है। अब आपने करना क्या है, सुनेगा प्लीज। नंबर वन हम ये टेबल बनाएंगे और जब हम टेबल बनाएंगे, सुन रहे हो, तो हम रीअपोर्शनमेंट के बाद रुक जाएंगे, खत्म। दैट वुड बी दी एक्चुअल एफर्ट। फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा। OAR दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली। अगर मैं बजटेड एफर्ट्स को डिवाइड कर दूंगा बजटेड बेस से तो OAR आ गया। OAR जैसे ही आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल आर से, अप्लाइड आ जाएगा। एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करूंगा, अप्लाइड आ जाएगा। और इस एक्चुअल में से उसको माइनस करूंगा, ओवर अंडर अप्लाइड आ जाएगा। अब इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? आपने टेबल बनाया, यहां आपने पहले एक्चुअल निकाला, उसको रोक दिया, फिर OAR का रेट निकाला, अप्लाइड इसके नीचे लिखा, डिफरेंस निकाला, ओवर अंडर अप्लाइड की हेडिंग डाली। और ये जो मार्क्स है 13 नंबर का नहीं, 8 नंबर का सवाल और रिसेंट है 17 में आया था कैफे, वो आपने आराम से उसको अचीव कर दिया। और अब भी एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10, 11 नंबर, 10 नंबर। और मुझसे पूछिए, अच्छा सवाल है, क्यों? जब भी डिपार्टमेंट में खाली ये आता है ना 1 2 बी टाइम, ये तो पूरा कराची कर रहा होगा। जब 2C आता है तो कौन उलझती है कि मैंने अप्लाइड ही है, एक्चुअली फलाना है, मैं कैसे जाऊंगा? अगर आप ये सवाल, अगला सवाल कर ले, इंशाल्लाह टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब है हमारे पास 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है, 2 सर्विसिंग है। तो 2 प्रोड्यूसिंग जो है, एक है प्रोसेसिंग, है ना, दूसरा फिनिशिंग, फिर सर्विस में लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस। दैट्स इट। अब और से सुनेंगे प्लीज, सुनिएगा इधर। पहला सवाल, मैं जब डाटा बनाऊं तो मैं यहां बजटेड इंफॉर्मेशन लूं या एक्चुअल? एक्चुअल बजट तो दिया OAR के लिए, वो थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। अब आपने यहां पर आके लिख दिया अमाउंट कॉस्ट बिफोर रीअपोर्शनमेंट, वो भी देख लेंगे, मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों से कर ले। रिपीटेड में बोरिंग हो जाता है तो आप घर पे कर लो, वो जस्ट रिपीट ही तो करना है। मैं अलजेब्रिक ज्यादा करा दूं ताकि इक्वेशन में जो कंफ्यूजन आ रही है वो दूर हो जाए, खत्म बात। अब मैं टाइम जाया नहीं करना ज्यादा। अब आप देखो 536,000, 536,000, फिर 258,000, क्या चीज? 56,700, 45। प्लीज एक बात और, ये अमाउंट कौन सा है? कॉमन सेंस से नजर आ रहा है, ये एलोकेटेड भी होगा और अपोर्शन।
और हमारे मत्थे लगा दे रीअपोर्शनमेंट। नीचे जाके देखे तो उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको इक्वेशन से करा देता हूं, दोनों से कर लो। रिपीटेड में मजा नहीं है, वही रिपीट करते रहना और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको इक्वेशन से करा देता हूं। मैं आपको इसको एल्जेब्रिक मेथड से करा रहा हूं, एल्जेब्रिक मेथड से करा रहा हूं, ठीक। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इक्वेशन बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप यहां पर आपने हेडिंग डाली रीअपोर्शनमेंट, और यार हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, पहले ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट दैट इज लॉजिस्टिक्स, और फिर सेकंड मेंटेनेंस। डन। रेशो क्या क्या दिया हुआ है अगर आप पढ़े तो 50, 40 और 10, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50, 40 और 10, देन 35, 20। अब इक्वेशन की बात करें तो यार मैं एक और दफा आपको बताता कि अब कोई गलती ना हो, सारे के सारे एक बात बोले, अभी जवाब नहीं दीजिएगा, समझा करें। आपने पूछा उससे लॉजिस्टिक्स से तुम्हारा खर्चा क्या है, तो लॉजिस्टिक्स को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और मेंटेनेंस को वाई। डन। अब लॉजिस्टिक्स से पूछा आपका खर्चा क्या है, वो कहता है जनाब 56,700 प्लस कुछ अमाउंट मुझे वाई से मिला, और वाई कह रहा है कितना खर्चा है 45 प्लस एक्स। अच्छा जी, कौन ये कहता है कि 0.2.1 बात उठाएं, आप कह रहे हो 0.2.1 वाले पूछो, 0.2.1, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, सही। और कितने लोग बोलते हैं 0.1, 0.2, मेजॉरिटी कह रही है 0.1, 0.2। मतलब फिर वही थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मत करो प्लीज। देखिए इधर, अब जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको x के बारे में पूछना है, तब आप y के पास जाएं, तो y कह रहा है, मेंटेनेंस कह रहा है मैंने 20% सर्विसेज दी लॉजिस्टिक्स को, द आंसर शुड बी 0.2 और 0.1। चेक कर लो। और मेजॉरिटी ने शायद उल्टा कहा था, नहीं होना चाहिए गलती, नहीं करे ये गलती, थोड़ा मैं देख कर लेते यार। देखो इधर इधर इधर, मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा, मैं ऊपर नीचे रीड कर दिया 0.1। मैं सिर्फ चेक कर रहा था, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस है या नहीं मेरी आवाम में, कौम में। वो मैंने रीडिंग गलत कर दी, रीडिंग यूं ही की है, वो पहले मुझे लगा वो एक्स ऊपर लिखा। सही है, सही है। लॉजिस्टिक्स कह रहे हैं मैंने सर्विसेज दी मेंटेनेंस को 10%, बिल्कुल सही है। अब जो 2-3 लोगों ने गलत कहा था उन्हें कुछ पिक हुआ या नहीं, समझ आ गया? नहीं यार देखो, आप रीड कर रहे हो ना, आप यूं पढ़ो, आप यूं नहीं पढ़ो, आप यूं रीड कर रहे हो, मुझे गलती कर रहे हो आप। कॉलम की वजह से कंफ्यूजन होती है बेटा, मैं बता रहा हूं। आप पहले वाले ने लॉजिस्टिक्स यानी एक्स, लॉजिस्टिक्स ने मेंटेनेंस वाले को जो सर्विसेज दिए 10। अबे यार सही तो लिखा था मैंने, तुम लोगों ने मुझे भी उलझा दिया यार, हद हो गई यार। 0.28, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो यार, तुम लोगों के चक्कर में मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। एक मिनट, ओए अब चुप, मुंह बंद, बताऊंगा। पहले आप गौर से सुनिए यार, बीच में नहीं बोलो। देखिए मेजॉरिटी ने वो बोला था, फिर मैंने आपके चक्करों में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। सही, आपको मैं बार बार एक जुमला बोल रहा हूँ, प्लीज रीड आपने करना है हॉरिजॉन्टली। एक बात तो ये है,
अब आप इसको प्लीज तरीके से पढ़ ले, मुश्किल नहीं है। वो बस मैंने कहा ना, कभी कभी आप डिस्कशन ज्यादा करते हैं, वो चीज बेवजह गलत होने लगती है। ये नहीं करो यार, बस मैं बता रहा हूँ, मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो इधर, सही है यार, अब नहीं बोलियो गलत है यार, बता दूंगा ना। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, इस तरह रीड नहीं करो, इस तरह रीड नहीं करो, मैं बता रहा हूँ। ऊपर यू रीड करो ना यार, और यहाँ यू रीड कर रहे हॉरिजॉन्टली, ठीक है यार। अब मेरी बात सुन लो, ऐसा लग रहा है दुनिया की मुश्किल तरीन चीज कर रहे हैं हम। ऐसी डिस्कशन हो रही है, इतनी सीरियस डिस्कशन है, अल्लाह माफ करे, जैसे दुनिया की बहुत खतरनाक चीज करा रहे हैं। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ यार, ब्लर हो रही है स्क्रीन। अच्छा भाई प्लीज देखो यार, मैंने अभी एक टिप दी थी छोटी सी, जब आप x की इक्वेशन बनाओगे तो y से पूछोगे, तो यानी आप नीचे जाओ ना मेंटेनेंस वाले के पास, और आपने पूछा आपने क्या किया मेंटेनेंस वाले भाई, उसके ऊपर बुलाओ, किसी को कहना मसला आ रहा है, तो उसने बताया मैंने 20% सर्विसेज दी है x को, तो y का जितना भी खर्चा होगा उसका 20% x को चार्ज होगा। दैट्स इट यार, बिल्कुल सिंपल है, सही। फिर जब आप y की इक्वेशन बनाओगे तो x से पूछोगे कि भाई आपने y के लिए क्या किया, अब x बता रहे मैंने y के लिए परसेंट सर्विसेज दी, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है इक्वेशन। अच्छा इधर देखो यार प्लीज यार, आप घर पे ना जितने सवाल आपको मिले ना इक्वेशन वाले, सबकी बना के एक आंसर चेक कर लो, ताकि यार ये डर खत्म हो। समझ रहे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कभी कभी बस होता है, और मेजॉरिटी ने गलत बोला, मुझे हैरत हुई, इतना आज तक नहीं हुआ। यहाँ ये गिनीज बुक में नाम आ गया है कि दूसरी दफा बताने के बाद थोड़े लोग इधर रह जाते, मैंने कहा 2-3 ने भड़ मार दिया, ये तो सारे इधर निकले थे। अब आप x को निकालेंगे 56,700 प्लस 0.2 ऑफ 45,000 प्लस 0.1 ऑफ x। जरा मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं x कितना आ जाएगा यार? 67040 तो 1 कर देते हैं, ठीक है बेटा, 67041, कोई मसला तो नहीं है ना। अब आप y निकाल लो यार जल्दी से। अब y आएगा 45,000 प्लस 0.1 67041। मैं जितनी वर्किंग हो सकती है शो कर दूं ताकि कोई किसी को कंफ्यूजन ना हो। 51704 क्विकली यहां आए और यहां आके लिख दिया 67, यार शोर हो रहा है बेटा, 67041 और इसका अमाउंट आएगा 51,704। दैट्स इट। अब रेशो लगा देना बच्चों की तरह। मैंने इस सवाल में उसने आरडीएम कहा है, जरा आरडीएम बोरिंग काम है, वो बार बार करना है, इसमें जरा थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जितने सवाल आरडीएम से बोले ना, उसे कोशिश करो इक्वेशन से भी करो, और अगर पूरा नहीं भी कर रहे ना, आरडीएम पूरा कर लो, ये इक्वेशन वाली सी इक्वेशन बना दो। वही बेटा, वो 2 या 3 स्टेप, मैक्सिमम 3 स्टेप यार। अगर 8 नंबर दे रहे हैं 3 स्टेप भी नहीं करोगे भाई, 5 दे दे, नंबर बढ़ा देगा, समझे आप? यानी आपको मेहनत करने के नंबर मिल रहे हैं, आप एफर्ट्स करे जाए, दिमाग का इस्तेमाल ही ना करें आप, उसके नंबर मिले तो वो तो बोनस है। अब आप प्रोसेस करेंगे, वो दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां आएगा कि यहां आएगा, ऐसे ट्रीट करें वैसे ट्रीट करें, इफ एंड बट से। सीवीबी करेंगे वहां इफ एंड बट से, यहां पर जो है ऐसे भी सवाल आएंगे और इस तरह के भी सवाल आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 मिनट पहले इसका सवाल का जवाब दे दूं। हाँ, आरडीएम में 10 तक ले जाएंगे। हाँ, जब आपको लगे ना पॉइंट्स में जा रही है, यार ये ब्लर हो रही है स्क्रीन, आप बोलो बेटा क्या चीज, ये वाला पूरा तो करा रहा, पूरा करा रहा, पूरा करा रहा अभी, क्योंकि ओवर अंडर अप्लाइड भी चाहिए ना, इसलिए। जी बोले क्या, क्या चीज, बजट नहीं ली,
अभी आ रहा हूँ, बता कोशिश करो जब राउंड ऑफ में जा रहा हूँ 2 से 3 स्टेप। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको इतने सर पे सवाल नहीं करो। 2 से 3 स्टेप कर दे यार, जब आपको लगे ना पॉइंट्स में गायब हो जाएगा रोक दो, और अगर आपने एक स्टेप पहले भी रोक दी कोई मसला नहीं है इतना। हाँ यार इधर देखिएगा प्लीज। अब बस अब 1 मिनट यार, मैं कहाँ गया, तुमने सवाल किया ना, कंप्लीट कर रहा हूँ ना, अभी खुद ही जवाब मिलेंगे जब ये सवाल कंप्लीट होगा। काफी 1 मिनट जाओ तो खुद ही जवाब मिलेंगे। अब आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करना 33 5 20 21 26 8 16 6 7 0 4, that's it। अब 51 का 18096 23267 10341, ये पॉजिटिव है, ठीक। ये आपका 0 हो गया, इसको आपने ही क्लोज कर दिया, डन। इधर देखिएगा आप, इसको भी चाहें तो इस तरह कर दें, टोटल कीजिएगा 5 7 6 1 7, सही है। और उसके बाद 308 083। हाँ भाई यहां तक कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गया। अभी मैंने एक स्टेप किया है और मैंने यार प्लीज एक्चुअल एफर्ट निकाल दिया, सही। अब आप गौर कीजिएगा, 1 मिनट पेन रोक दो, 2 मिनट 1-2 मिनट रोक दो। अब हमें अगले स्टेप क्या करना चाहिए, उसूलन हमें OAR निकालना चाहिए, और OAR पहले हम निकालेंगे डिपार्टमेंट, पहला वाला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहला वाला यार पीछे से जाके दे दो, जिसको चाहिए देते जाओ, जाओ शाबाश। पहला वाला कौन सा है, प्रोसेसिंग है, और दूसरा फिनिशिंग है। अब इधर देखें, OAR तुमने पूछा था, अब सुनो इधर, OAR अप्लाइड ओवर अंडर अप्लाइड। पहले OAR, आप पहले OAR निकाल देते, ये टेबल बाद में बना लो, कोई मसला नहीं है, चॉइस आपकी है। या किसी ने पहले ये बना लिया बाद में OAR निकाल लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब OAR निकालोगे, बजटेड एफर्ट्स अवेलेबल है, बजटेड आवर्स अवेलेबल है, फिर यकीन करो इधर ये वाले मसले भी नहीं है कि कौन से आवर्स कौन से यूनिट, ना वो नॉर्मल प्रैक्टिकल और फला, कुछ भी तो नहीं है। मैंने कहा ना कैफ एड में एक दफा भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें ये मसले आए हो, लेकिन हमने किया क्योंकि बेसिक्स है ना, तो कैफ एड में थोड़ा एडवांस चलता है। कैफ 3 में वो आपको चैलेंज कर सकता है कि मैं नहीं बता रहा, खुद सोचो। आप देखो ठीक है कर लेते, फिर वो ये डोमिनेटिंग वाला ड्रामा। अब आप यहां देखो यार प्लीज कीप इट सिंपल। मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दो क्या चीज है, मुझे क्या क्या करना है, सही। अब आप देखें एक दफा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह एक ओवरव्यू आ जाएगा, अच्छा ये आता है इस सवाल में, इस तरह से आएगा अगर एग्जाम में आएगा। अब आपने OAR निकालना है, जब OAR निकालो तो एक्चुअल को मत देखो, सिर्फ बजट को देखो। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रख लें, सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में रख लें। जब ये टेबल बनाओ और OAR दिया हुआ हो तो बजट मत देखो, एक्चुअल देखो। छोटी छोटी बातें हैं, इसको पिक करें। पहले सवाल कंप्लीट करूं फिर आपसे सवाल लेता हूं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना ताकि सारे सवाल एक साथ आ जाए। क्या बोले, हाँ बोले। वो भी समझ में आ रही क्या वो एक्स वाला, मैंने वर्टिकल बनाया, मेरे पास 0.1 होना चाहिए। कोई बात, इसको इतना सर पे सवार नहीं करें। यहाँ देखें प्लीज, गौर से सुनो, ये वाली बात मैंने बताई। इधर देखें, मेजॉरिटी ने गलत करी, मैं दोबारा बता रहा हूं। पहला काम यार प्लीज, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना बीच में नहीं बोलो। पहला काम, हॉरिजॉन्टली रीड करें या वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली।
नंबर्स कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं। इसको तो समझो ना। आप पहला सवाल देखो, दूसरा देखो, स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है कि पहला वाला 100% यू हो रहा है और दूसरा वाला यू 100% हो रहा है। चेक कर लो, पहले तो इसको डिसाइड करो ना यार। आप देख रहे हो ऊपर कैसे हो रहा था वो 50 30 20 100, अपना 40 50 10 100 नजर आया। लेकिन अगला वाला यू नहीं हो रहा है यार, अगला वाला आपने हॉरिजॉन्टली रीड करना है। ये पहला सवाल हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। समझ आया? ये तो समझ आ गया ना यार। अब दूसरी चीज, टिप दे रहा हूं, टिप। जब आप x की इक्वेशन बनाओ तो y के पास पूछो जाके, y तुमने क्या किया? जब मैं इक्वेशन बना रहा था लॉजिस्टिक्स की तो मैंने मेंटेनेंस वाले से पूछा, राफे मेंटेनेंस पे जाके यू रीड करो। तो मेंटेनेंस वाले से पूछा तुमने क्या किया लॉजिस्टिक्स के लिए? तो मेंटेनेंस वाला कह रहा है मैंने 20% सर्विसेज दिए लॉजिस्टिक्स को। तो पॉइंट 2, हाँ पॉइंट 2 वाई बता रहे हैं। एक और बात सुनो, जल्दी यार। इक्वेशन की थीम क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? जरा इधर देखो राफी, इधर देखो प्लीज। पहले अंडरस्टैंड करो, बाद में मैच किया करो। आप एक साथ करो इसलिए मिक्स कर रहे हो। ये क्या, आपने एक्स से पूछा तुम्हारा खर्चा क्या है, उसने कहा 56,700। फिर आप गए वाई के पास, तुम बताओ तुमने एक्स के लिए क्या काम किया। वो कह रहा है जितना भी मैंने काम किया, जो भी मेरा खर्चा है उसमें से 20% मैंने एक्स के लिए किया। तो वाई से जाके खर्चा निकाल के एक्स को चार्ज कर दिया। अब आया राफे समझ में? ये पहला पॉइंट हो गया। फिर थोड़ा सा क्लास के बाद भी बैठ जाना मेरे साथ, कोई बात, ये छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे बोरिंग हो जाएगी। दूसरी चीज, तुम लोग भी आ जाना। सही, क्लास के बाद बैठेंगे, फिर कहेंगे इनको छोड़ यार, तू और मैं। अच्छा भाई, अब इधर ध्यान दे लो, सबने शर्म करो, शर्म। ये पानी है ना, इसमें से इतना फेंकूंगा उसमें डूब के मर जाना। जब मैंने पूछा था यहाँ क्या लिखूं, मेजॉरिटी ने क्या कहा था 0.1। शर्म से यूं हो जाए, यूं। ये बच्चों वाली चीज जो है तुम लोगों ने गलत करी। थोड़ा सा जलील तो करने देना यार मेरा। अब यहाँ देखे इधर, बस अबे इधर, बस प्लीज। अब सुने इधर जल्दी से यार। अब राफे दोबारा, ये राफे ने सवाल किया तो राफे से बात कर रहे हो। इधर देख भाई, इधर देख, इधर बेटा, इधर प्लीज। हाँ तुम जाओ, सुनो इधर, यहाँ देखो भाई, इधर प्लीज। सवाल में आप ओवरऑल बात करें डिपार्टमेंट की। अब मुझे जरा इसको समराइज करने दें। आपको डिपार्टमेंट का चैप्टर हो या फंडामेंटल का चैप्टर हो, आपको क्या क्या चाहिए? आपको OAR चाहिए, OAR। और मैंने हमेशा आपको पता होगा, मैंने 3 स्टेप्स करके बताए, इस तरह विजुलाइज किया करो। फॉर OAR, जब आपको OAR निकालना हो, यहां तो मसले ही नहीं है, सीधा है, इन आर से डिवाइड कर दो। एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, जब आपको OAR निकालना है, यू नीड बजटेड एफओएच एंड बजटेड बेस। यहां बेस बता तो रहे लेबर आवर्स है, ये पहला स्टेप सुन लो। वी नीड एफओएच अप्लाइड एंड वी नीड एफओएच एक्चुअल। और जैसी एफओएच एक्चुअल और अप्लाइड आया तो उसके डिफरेंस से ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। 3 बातें ही तो हैं, यही तो करना और तो कुछ भी नहीं करना। हमने पहले एक्चुअल निकाल लिया, ये हमने पहले एक्चुअल निकाल लिया। आपको लगे सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है यार, पहले OAR निकाल लो यार, खुदा की कसम कोई मसला नहीं। आप पहले OAR निकाल लो, एफओएच रेट निकाल लो, टेंशन ही नहीं है। अब आपने लेट से पहले ये निकाल लिया, इसको निकालने के 4 मेथड है, सॉम, डेम, RDM और अपना अलजेब्रिक। और अगर इस सवाल को वो और एक्सपेंड करेगा, जैसे अगला वाला कर रहा है, वो फिर जाएगा एलोकेशन,
अपॉर्शनमेंट, और फिर यहां आएगा। ये बात दिमाग में रख लें, ये आपने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आपने कहा यार मैंने ये काम पहले कर लिया, एफर्ट एक्चुअल निकाल लिया, प्लीज एफर्ट एक्चुअल निकाल लिया। अब एक काम करते, अप्लाइड तो नहीं निकल सकता जब तक रेट ना हो, अब निकाल लेते। उसके लिए एक्चुअल मत देखना बजट, और इसके लिए बजट मत देखना एक्चुअल। अब आप गए और आपने कहा बजटेड एफओएच प्लीज, बजटेड एफओएच कितना है? 5,60,000 बजटेड एफओएच यार, 5,60,000, और दूसरे वाले का है 3,20,000। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला होना चाहिए, क्लियर है? अब प्लीज प्लीज, खुदा की कसम अगर एक से ज्यादा बेस होती तो भी हम एंड में यही कर रहे होते जो हम करने जा रहे हैं, सिर्फ फैसला करना होता है। अच्छा 4 इंफॉर्मेशन है, कोई बात नहीं, तो फिर आप फैसला करेंगे मैंने कौन सी चीज पिक करनी है, कौन सी चीज मैंने पिक करनी है। बेटा आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। कौन बैठा हुआ है वहां? इधर आ जाओ, इसको लड़की जो बैठी है आगे आ जाओ बेटा, जगह है उस रूम, उस वाले डोर से आ जाओ। शाबाश, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे तो इधर आ जाए। इन लोगों के दरमियान में बैठे, अल्लाह माफ करे। ना 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 ना, हाँ क्या कह रहे हो? अबे क्या है यार, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार, थोड़ा वो स्क्रीन का इशू आ रहा है। इंसान किसी की तकलीफ सुनता है तो एहसास करता है, मुझे तकलीफ हो रही है। सही है सर, सही है, सही है स्क्रीन यार। फिर जिसकी स्क्रीन ऑफ है बेटा वो घर में देख लो बेटा, लाइट गई हुई होगी और आपको पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा भाई अब यार प्लीज, बजटेड बेस है, बजटेड बेस प्लीज, बजटेड बेस, और बजटेड बेस आपके सामने आर्स मौजूद है, यानी आपको फैसला करना ही नहीं है, फैसला हो चुका है, बस आपने सिर्फ डिवाइड करना है। खुदा की कसम एक बात ध्यान में रखनी है, एक्चुअल नहीं बजटेड एफओएच, एक्चुअल नहीं बजटेड आर्स, खुदा की कसम इसके अलावा और कुछ तुमने डिसाइड नहीं करना। अब बजटेड आर्स जो है वो 14,000 है यार, 14 तो है, 14 है, और ये 10,000 है, 40 और 32 पर आवर। अब देखो इधर प्लीज प्लीज, क्योंकि यहाँ आवर्स और है नहीं, पर आवर भी चलेगा, लिख दिए काफी है यार। अब प्लीज लेट मी कंक्लूड यार, वो स्क्रीन का मसला आ रहा था, अब सही हो गया, ठीक है बेटा, आप नाराज तो नहीं है? ठीक है, अब सुने इधर, for OAR calculation you need budgeted FOH and budgeted base, done. But for application, please इधर देखो, सामने देखो, for application ये during the year मेरी jobs आई हैं और मैंने इनको अंदाजे से overhead charge करना है, that is called applied, that is called applied. I need two things, I need two things. First OAR निकाल लिया, then I need actual base, actual base, और हमेशा याद रखें जिससे डिवाइड किया है उसी का एक्चुअल चाहिए। कीप इट सिंपल। अगर आपने लेबर आवर्स से डिवाइड किया, खुदा की कसम लेबर आवर्स के अलावा कुछ नहीं लेंगे। वो अगर बोले लेबर कॉस्ट दे दूं चलेगा, नहीं चलेगा, सही? तो वी नीड एक्चुअल लेबर आवर्स प्लीज। अब आप यहां देखो, आप यहां निकालने जा रहे हो FOH अप्लाइड, प्लीज प्लीज प्लीज। OAR जो है यार वो 40 है और 32 है, प्लीज 40 है और 32 है, 40 है और 32 है OAR। आई नीड एक्चुअल hours of department processing,
तो डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग के एक्चुअल आवर्स है 14350 1435। ये फाइनल आंसर बता रहे हो 574000 और अगले के आवर्स बताना 9800 318। ठीक है यार, बस। अब आप सुने इधर प्लीज। अप्लाइड है 574 और एक्चुअली है 587, तो हमने जो अमाउंट किया है वो अंडर अप्लाइड है। वेरी सिंपल। कितना? 617। अप्लाइड है 313, तो इसका मतलब है आपने ओवर अप्लाई किया है 5517। अब समझ आया? इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। यार तुमने कुछ सवाल किया तब समझ आ गया, तुम्हें कंफ्यूजन दूर हो गई। फर्स्ट उसूल एंड फर्स्ट स्टेप शुड बी OAR कैलकुलेशन, OAR डिटर्मिनेशन, OAR कैलकुलेशन। आपने OAR निकाला, बजटेड एफर्ट, बजटेड बेस, फिर आपने उस OAR को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल बेस से। यू वुड गेट अप्लाइड, एक्चुअल बेस। और तीसरी चीज है आपके पास ओवर अंडर अप्लाइड। आपने जो फंडामेंटल की 2 सीरीज करी उसमें एक्चुअल एफर्ट प्लेट में रख के देता था, ये लो एक्चुअल एफर्ट, और आप अप्लाइड पे मेहनत करके अप्लाइड निकालते थे। इस चैप्टर में वो एफर्ट एक्चुअल पे मेहनत करवा रहा है, और वो मेहनत के नाम है 3: एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट। अब यार ये ना हो अगले सवाल में वो एलोकेशन से शुरू आप बोलो ये फिर मुश्किल। यार आप याद करो, एक्चुअल एफर्ट तक पहुंचना है, यू नीड एलोकेशन, यू नीड अपॉर्शनमेंट, यू नीड रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट के 4 मेथड। स्ट्रक्चर ऑफ परसेंटेज आपको डिक्टेट करेगा विच मेथड शुड बी सिलेक्टेड। सही 3 स्टेप्स है। मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आपको 2-3B करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस 3C कर लेंगे, सारी कहानी, और 3D कर ले। ये डिपार्टमेंट वाली लॉजिक इन 2 में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और फिर एक असाइनमेंट में देखता हूं कोई अच्छा सवाल है वो भी कर लेना। तो यार 2 से 3 सवाल कर लोगे अच्छा हो जाएगा मेरा ख्याल है। रिक्वायर्ड, अब आप रिक्वायर्ड को भी रीड कर ले, कोई चीज मिस तो नहीं करी। यार इधर देखना, एलोकेट करो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूसिंग। ये रहा, इसकी बात कर रहा है, और रिक्वायर्ड 1 में बोल रहा है कर दो पहले। किसी ने कहा यार मैंने पहले ये कर दिया, भाई ये कर ले यार, तो ये कर ले, कोई इशू नहीं है। सही जी, आप बोले यार। नहीं ब्रेक नहीं प्लीज, अगला सवाल करना है, खत्म करना है चैप्टर। अब नहीं, ब्रेक नहीं। छोटी सी क्लास, इतनी डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हो चुकी है, अब ब्रेक नहीं। सही है। और अब बिल्कुल भी बेतुकी बात नहीं, समझा करें, चीजों को लिंगर ऑन नहीं करें, तफरीक करो, और करेंगे इंशाल्लाह बहुत करेंगे, लेकिन जब कब टारगेट अचीव हो रहा, टारगेट पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पर मस्तियां चल रही हैं, वो नहीं करो। एंड रिजल्ट हमारा होना चाहिए कैफ 3 फर्स्ट टाइम में निकले, वो बातों से नहीं निकलेगा। समझ रहे ना आप? उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो, जो मेरी तरफ से होगा वो मैं करता रहूंगा। मैंने आपको अनाउंस किया क्लास के बाद मैं अवेलेबल हूँ, खाली राफे के लिए नहीं, सबके लिए। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? कौन पूछ रहा था? हाँ तुम क्या कह रहे थे? यार जरा जल्दी से कॉपी कर लो, तुम सवाल करो। हाँ उसको भी रीअपोर्शन कर देते, बताता कुछ मत, फिर पहले प्रिंट बनाते। 1 मिनट यार, बड़ा अच्छा सवाल है, सुन लो यार प्लीज। अगर वो सपोज सर्विस डिपार्टमेंट की बजट देता, आगे जाओगे असाइनमेंट में एक सवाल है, इसी पैटर्न का एक सवाल 2009-10 में आया, फिर 17 में रिपीट हो गया, एग्जैक्टली सेम सवाल, मैंने उसे असाइनमेंट में रख दिया। क्यों? वो पुराना है, ये नया है, लेकिन मुझसे पूछो वो इससे बेहतर सवाल है, थोड़ा ज्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट थीम समझ आनी चाहिए। वो इससे भी आ रही है, उससे भी आ रही है। अब उसके अंदर बजट भी दिया हुआ है,
अब आप बेटा इधर प्लीज, हम ये टेबल 2 दफा बना सकते हैं, 1 साल शुरू होने से पहले, 1 साल शुरू होने के बाद, एंड होने के बाद, खत्म बात। प्लीज आप हो सकता है वो 2 मेहनत करवा लें। अब अगर वो आपको दे दे बजटेड इंफॉर्मेशन और वो सर्विस भी दे दे, प्रोड्यूसिंग भी दे दे, फिर आपको बता दे किस बेस पर सर्विस को रीएलोकेट करना है, तो बजटेड वाले को और एक्चुअल वाले को आप कर दो। लेकिन एक बात डिसाइडेड है, फिर जो बजटेड का फाइनल आंसर आएगा उससे OAR आएगा, फिर इस OAR की मदद से अप्लाइड आएगा, और अप्लाइड से डिफरेंस लेंगे इसका, तो ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। दैट्स इट। हाँ, ऐसे ही हो जाएगा। अगर वो बोलेगा तो हम ऐसे ही कर देंगे। बजट देगा, देखो बेटा ये ब्लैंकेट रूल अप्लाई नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए, इधर यार प्लीज, आप लोग बार बार इधर उधर बातें शुरू कर दी। इधर देखो, पहला यार एक बेटा यहाँ देखें, मैं बता दूं बेटा, सुनो इधर, यहाँ देख, इधर देख, पहला सवाल है ना, ये एक्चुअल था, मैं ऊपर लिख दूं बजटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मर्जी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। बजट और एक्चुअल में इतना कंफ्यूजन नहीं लाओ, बस OAR को रूल बनाओ। OAR है, ये निकल रहा है, दैट वुड बी एक्चुअल, दैट वुड बी एक्चुअल, और फिर उस OAR से अप्लाइड और देन ओवर अंडर अप्लाइड। दैट्स इट, कीप इट सिंपल। 3 स्टेप, इधर इधर एंड इधर, इसको विजुलाइज करें। पहले OAR निकालो, बजट रेफर, बजट बेस, OAR आ गया, फिर उस OAR को मल्टीप्लाई करो एक्चुअल बेस से, अप्लाइड आ गया, और उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल FOH, वो आ रहा है 3 स्टेप्स के बाद, एलोकेशन, अपोर्शन एंड रीअपोर्शन, फिर ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। बस और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। ये चीजें हैं 3 सवालों में कवर होनी है। बहुत है, मेरा अपना पहला सवाल इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें सब कुछ आ गया था। एक और उस जैसा कराने जा रहा हूं, और एक ये करा दिया, दैट वुड बी इनफ। तो आपको उसूलन C और D ये 2 सवाल कर ले, बेंचमार्क, सही। C और D प्लीज, C और D कर ले घर पे जाके दोबारा से। फिर जहां जहां पॉसिबल हो इक्वेशन बना ले, 2, 3, 4, 5 इक्वेशंस बना ले। मैं बता रहा हूं बेटा, सुन लिया आपने? अपना ज़ैनब, 3C 3D, ये 2 सवाल जरूर करिएगा। अभी D कराने जा रहा हूं, और फिर एक आध असाइनमेंट से कर लो। आप एवरेज 2 से 3 सवाल करोगे, इंशाल्लाह दैट वुड बी इनफ फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोसेस दे, आज मुश्किल है, मैं चाहूंगा इसको वाइंड अप करें। प्रोसेस फ्रेश माइंड के साथ करें। अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, उसको मुंह पे नहीं मारूंगा। अब आप जल्दी बोल दो भाई। यार मैंने बताया है ना आपको टिप, चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। सुनो इधर, लिख ले यार, लिख ले, जल्दी करें प्लीज। अच्छा किया बोल दिया, थैंक यू। मैं एक चीज लिखवा रहा हूं, ये इक्वेशन पे छोटा मोटा ऐसे पॉइंट लिख लो यार। नंबर 1, डिसाइड रीड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। पहले तो ये डिसाइड करो, सही। ब्रैकेट में लिख दो बेटा, लिख ले यार जल्दी से ताकि टाइम बचे ना। डिसाइड वेदर टू रीड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और ब्रैकेट में लिख दो कि जहां आपका वो डेटा कंप्लीट हो रहा हो, यानी 100% हो रहा हो, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में। बच्चों वाली बात है, लेकिन लिख लो। नंबर 1, एक बात तो ये हो गई, पहली बात आपने ये डिसाइड करना है। नंबर 2, जब आप, मैं पहले वर्बली बोलो फिर आप अपने लफ्जों में लिख लीजिएगा। जब आप x की इक्वेशन बना रहे हैं तो आप x का अमाउंट लिखेंगे और फिर y में जाएंगे और y से पूछेंगे y ने x के लिए क्या किया। तो इसमें जो टिप है वो ये है, जब आप x की इक्वेशन बनाओ तो प्लीज y के पास जाओ, और जब y की इक्वेशन बनाओ
तो x के पास जाओ। यानी ये रेड मार्क को फिल करने के लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। अगर इक्वेशन बना रहे हो x की तो आप y के कॉलम में जाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया हॉरिजॉन्टली तो फिर आप x की इक्वेशन बनाओगे तो यहां पर लिखने के लिए y को जाके रीड करोगे, और जब आप y की इक्वेशन बनाओगे तो x को रीड कर लोगे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। और क्या है इसमें? और एक और बात देखिए इधर, कुछ चीजें यार, ये मोबाइल रखो बेटा, कुछ चीजें क्लास में बैठ के कभी कभी पिक नहीं होती। आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट सुकून वाला आप घर पे बैठते हैं, अबे यार ये था इसके अंदर, बिलीव नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि लॉजिकल चीज हो ना तो मैं उसके लिए कंडीशंस और पता नहीं क्या क्या लिखूं, लॉजिकल चीज नहीं है। सही है ना? ये होता है, अक्सर ये होता है, मैंने बताया, मैं जब भी फर्स्ट टाइम पूछता हूं आधे एक तरफ आधे दूसरी तरफ, जब मैं दूसरी दफा पूछता हूं तो मैक्सिमम राइट डायरेक्शन में होते हैं, 2-4 होते हैं वो दूसरी डायरेक्शन में, तो वो फिर समझ जाते हैं कि यार मैं पिक नहीं कर रहा। लेकिन इस तरह उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। अब आप आए 3D, ये शायद डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से शायद 3C से बेहतर है, बट लॉजिकली या समराइज करने के हिसाब में होता है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं दिल खुश होता है यार ये किया, मुझे चैप्टर की लॉजिक समझ आ गई, ओवरव्यू मिल गया, उसके लिए 3C अच्छा है, और थोड़ा डिटेल में जाने के लिए 3D अच्छा। और है भी ये मोस्ट रिसेंट, स्प्रिंग 21 में आया था, सही, उसके बाद नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ऑटो में था बस एक अटेम्प्ट। आप लोग बराए मेहरबानी साइलेंटली रीड कर लो 3D। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे? 3D का नहीं, आंसर नहीं है ना यार, मैं करा रहा हूँ, ये मैं कराऊंगा। जो असाइनमेंट और ट्राई योरसेल्फ उसके आंसर है, मतलब वो मैं नहीं कराऊंगा, आप करो। उसमें ये कि आपको भी मिल गया, मैं भी करा दूंगा इंशाल्लाह। कौन सा ये स्प्रिंग 21, इसका जो एंड है ना वो अच्छा है, वो मजेदार है, वो लॉजिकल है। एंड जहां होगा ये सही। क्या कह रहे हो यार? सवाल पढ़ो बेटा। 3D है ना, 3D। क्लास के बाद अगर किसी को छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन है तो क्लास के बाद मुझसे मिले, मसला हल हो जाए। यार अब हमारी कंपनी है और वो एंगेज है 2 प्रोडक्ट बनाने में, शाइन एंड ग्लो, ठीक। दीज आर प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ओवर अंडर अप्लाइड इज द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड एक्चुअल। फिर एक और बात भी याद रखा करो, अप्लाइड और एक्चुअल सेम आइटम का होना चाहिए। अप्लाइड और एक्चुअल इसका, अप्लाइड और एक्चुअल कैफ 3 का, अप्लाइड और एक्चुअल डिपार्टमेंट का, अप्लाइड और एक्चुअल प्रोडक्ट का। अब इसमें एक और मसला आया, एक्चुअल किसी का, अप्लाइड किसी और का है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़े, वो उसमें क्या लॉजिक लगेगी वो भी सीख लेंगे। और इसके अंदर एलोकेशन भी है, अप्रोच। तो जरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, लेकिन मजेदार है, आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा हर चीज कवर हो रही है, अच्छी बात है। बस जुमला मेरा याद रखिएगा, प्लीज मेरी बात याद रखिएगा। अप्लाइड ऑफ डिपार्टमेंट तो एक्चुअल ऑफ डिपार्टमेंट, या अप्लाइड ऑफ जॉब और एक्चुअल ऑफ जॉब। ये खुदा की कसम कभी नहीं होगा डिपार्टमेंट का एक्चुअल अप्लाइड जॉब का, और आप माइनस कर रहे हैं, क्या आएगा? बेतुकापन, कुछ भी नहीं आएगा, कोई नाम ही नहीं है इसका, कोई नाम नहीं है। डिपार्टमेंट वर्सेस प्रोडक्ट्स, इनमें जरा ख्याल रखना।
जब ये दोनों चीज आती है तो भी इंसान गलती कर देता है, जल्दी जल्दी में उठाता है डिपार्टमेंट का एक्चुअल और अप्लाइड उठाता है प्रोडक्ट को माइनस। ओ भाई तू किसमें से क्या माइनस कर रहा है पता ही नहीं है, बस जल्दी से आंसर आ गया। इसका ख्याल रखिएगा, ये इसके इस सवाल में अगर कुछ नया है तो ये चीज है। आओ देखते हैं हमारे पास, देखिए इधर देखिए इधर वो जो इंग्लिश में लिखा होता है ना पेरेंट, वो उसमें कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, बाकी ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। याद रखें रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या है, मुझसे अगर पूछें कन्वर्टिंग इंग्लिश इनटू टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अगर आप उसे टेक्निकली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे रीड करते वक्त, वो बेकार हो गया आपके लिए। आपने उसमें से टेक्निकल टर्म निकालनी और पैराग्राफ को साइड लाइन कर देना है। इतना बड़ा पैराग्राफ कोई 2-3 दफा नहीं पढ़ा जाता, एक दफा, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ है वो एक्सपोज करें। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या रीड करते हुए। एक तो कंपनी है 2 प्रोडक्ट बना रही है, अच्छा ठीक है। 2 डिपार्टमेंट है प्रोड्यूसिंग, 2 डिपार्टमेंट है सर्विस, ये कोई नई बात नहीं है यार, नीचे सारी डिटेल होगी, इसके अंदर कोई टेक्निकल ऐसी चीज नहीं है। अब जो आगे आ रही है बिलो इज अ समरी ऑफ, अब मुझसे पूछे इसमें टेक्निकल क्या है, उसको अंडरलाइन करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लीज, इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। बस बस बस, अब आप गौर से सुनेंगे, इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है आपसे, वो बता दूं। यहां देखें इधर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। आप जानते हैं माशाल्लाह सर्विस डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। रीजन, वहां कॉस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं। कैंटीन में किधर है प्रोडक्ट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कहां है प्रोडक्ट। प्लीज अभी जब मैं लॉजिकल बात करूं उस वक्त कोई मजाक नहीं, समझा करें। यहां देखिए इधर सर्विस डिपार्टमेंट, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं, एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए गौर से सुनिएगा। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी खर्चा डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, इवन वो लिख दे डायरेक्ट तो भी नहीं है डायरेक्ट। ऐसा हुआ है, आईकेप के एक सवाल में हुआ, कॉलिन ड्रूरी के एक सवाल में मौजूद है, मैट्स एंड उजरे के सवाल में मौजूद है, वर्ड लिख रहे हैं डायरेक्ट। अबे कैंटीन में डायरेक्ट क्या, ज़ाहिर है वो लोग जो मेन इन्वॉल्व है उसको कह रहा होगा, ये वो मतलब नहीं है कि जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो जो बात समझने की है, मेमोराइज करने की है, दिमाग में बैठाने की है, जो अभी तक किसी सवाल में नहीं आई, आ गई तो आप गलती ना कर दें प्लीज। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स, उसके खर्चे 2 होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट सर्विस डिपार्टमेंट, उसका खर्चा सिर्फ कौन सा होगा, इनडायरेक्ट। इवन उसमें लिखा हुआ हो डायरेक्ट मटेरियल, वहां डायरेक्ट मटेरियल कौन है, गोश्त कैंटीन के अंदर, वहां डायरेक्ट मटेरियल कौन है, चिकन, वहां डायरेक्ट मटेरियल कौन है, केचप वगैरह वगैरह। प्लीज मेरी बात समझिए। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझें, इसको लिंक बनाएं, फिर अपने पास नोट कर लें। सवाल में कोई चीज नहीं है तो आपने उसको लिखना है, याद रखना है। एक बात तो मैंने आपको बताई, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट की 2 टाइप हो सकती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पहला वर्ड ये लिखते हैं आप, सही। बट इन सर्विस डिपार्टमेंट, सही, आप अगर लिख रहे हैं तो अच्छी तरह लिख लें प्लीज। इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। असाइनमेंट के सॉल्यूशन बेटा इसमें मौजूद है, आगे साथ ही है सॉल्यूशन। क्या मैंने आपको कहा लफ्ज, हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट, फुल स्टॉप। बट सही, क्या मैंने अगला जब बता रहा था आपको, सर्विस डिपार्टमेंट में जो है वो कॉस्ट होगी वो सिर्फ इनडायरेक्ट। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली। इस तरह कुछ करके लिख दो आप, सही है ना।
प्लीज जरा समझे इसको, को आगे पॉइंट मिस ना हो जाए मुझसे, क्योंकि अभी आगे इसके साथ एक और पॉइंट कनेक्ट होगा जो इंपॉर्टेंट है, यानी सारी चीजें काम की है। एक बात तो ये हो गई यार, देखो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भी कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, और ब्रैकेट में लिख दो इवन एग्जामिनर बोल भी रहा हो डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट। लफ्ज लिख भी रहा हो डायरेक्ट, और ये एक दफा नहीं, ये मेरी अपनी आंखों ने देखा है। कैफ एड के एक सवाल तो मुझे याद है, पुराना है, बल्कि मॉडल डी का सवाल था। मैंने कहा मेरे पास 1981 से लेके सारे पढ़े हुए, वो सारे तकरीबन मैंने देखे हुए, तो कुछ याद रह जाते कुछ नहीं रहते। एक सवाल तो मुझे कंफर्म याद है, वो बहुत पुराना नहीं है, 2001, 2003, 2004 के आसपास, या 2006, 2005-6 शायद हो सकता है, मैंने असाइनमेंट में रख दिया उसको। वहां ये मैंने देखा है, मैथ्स एक बड़ी किताब है, उसके अंदर एक सवाल मैंने देखा है, हर एडिशन के अंदर रखता हूं ये सवाल। कॉलिन है, उसके अंदर एक सवाल मौजूद है, तो कुछ तो होगा ना इसमें। वो लिख रहा है क्या, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है और सर्विस के आगे भी लिखा है, सही। अब ये मैं बाइफर्केशन क्यों कर रहा हूं अभी समझाता हूं। पहले तो ये बात लिख ली, आई रिपीट, प्रोड्यूसिंग में डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, बट सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट होगी। इवन वो लिख दे डायरेक्ट, तब भी वो इनडायरेक्ट होगी। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डायरेक्ट हो ही नहीं सकती, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से उसकी मुलाकात ही नहीं हो रही, तो ट्रेस कैसे हो जाएगा? ट्रेस कैसे हो जाएगा यार, हो ही नहीं सकता ट्रेस। एक बात तो डन हो गई। अब अगली बात, जब आप ये स्टेटमेंट बनाते हो तो ये फैक्ट्री ओवरहेड की स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की स्टेटमेंट है। तो ये जो मैंने लिखा है, अब दूसरी बात, दूसरा स्टेप, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट यहां आएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट मत लेना प्लीज, ये फैक्ट्री ओवरहेड निकालने हैं एक्चुअल, और अगर आपने गलती से डायरेक्ट ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सर्विस तो वहां सारी कॉस्ट लेना, इवन लिखा हुआ हो डायरेक्ट मटेरियल, इवन लिखा हुआ हो डायरेक्ट लेबर, सब लेंगे। यानी टोटल में क्या आएगा, प्रोड्यूसिंग में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल यस, इनडायरेक्ट लेबर यस। समझ गए? अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं, ये हमारे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी आप डिटेल लिख लेना। अगर आप प्रोड्यूसिंग की बात करोगे तो ये आएगा नहीं, ये आएगा यस, ये आएगा नहीं, ये आएगा यस, ये आएगा नहीं, और ये उस टेबल में आएगा। बट इधर सब कुछ आपको लेना है। वेरी सिंपल, सारी कॉस्ट प्लस करी, शो कर दी, सही। अभी जो मैंने पहला पॉइंट लिखा उसके साथ लिंक करो ना यार। है क्या कर रहे हो, ये कैसा है, नन्ना पर खत्म नहीं हो रहा क्या? सही किया है यार। हाँ दोबारा बता दूं ना, बता रहा हूं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो प्लीज, मेरी बात समझो। हमें यहां से एफओएच ढूंढना है बेटा, पहले इस टारगेट को समझो प्लीज। हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट ढूंढनी है ना यार, एफओएच ढूंढना है, सही। हमें फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, अब मैं इसको दूसरे एंगल से डिफाइन करता हूं, एक और, शायद उससे भी आपको हेल्प मिले। फिर इधर देखें, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? प्रोड्यूसिंग की इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट लेबर और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बट सर्विस डिपार्टमेंट की हर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड है, हर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड है, हर कॉस्ट
फैक्ट्री ओवरहेड है, और यहां सिर्फ ये 3 चीजें फैक्ट्री ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये मैंने कहा, मैंने 2 तरीकों से समझा दिया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब समझ आया? प्लीज इसको अब अपने हिसाब से उर्दू में, इंग्लिश में, फारसी में, गुजराती में, मेमनी में जैसे लिखना है लिख लो, समरी जो बनानी बना लो, ये उतार लो बेहतर रहेगा, मेरा ख्याल है ये उतार लो तो बेहतर रहेगा। हाँ ये उतार ले, आप उतार ले। इसी मुझे पता था प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इन चीजों को डिस्कस करना था मुझे। आप बोले हाँ सही, हाँ वो भी आ रहा हूँ, उस पर आऊंगा बेटा, रुक जा 2 मिनट रुक जा ना, वही तो सीखना है, असल वही चीज है यार, सबके लिए वही काम की चीज। अभी मैं जल्दी से जवाब बताऊंगा, मजा नहीं आया, समझा करो। बेटा लिख ले बस, आपने नोट कर लिया, कॉपी कर लिया, बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा, सिंपल बात कह रहा हूं, बराए मेहरबानी नोट डाउन कर ले। अब सवाल को कंप्लीट करते हैं, टाइम हमारे पास इतना है कि हो जाना चाहिए, रहने जाए पेंडिंग में, क्योंकि इस सवाल का वाइंड अप भी तो अच्छा है, सही, बाकी चीजें नॉर्मल है। अब आप यहाँ तक ओके है, समझ आ गया, कंफर्म समझ आ गया? हाँ भाई क्या बोला, क्या आई यार? इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मुझे समझ आया मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लीज स्टार्ट करें। देखो यार, मैंने आपसे कहा पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखें तो 2 बातें हैं, अगर आप उनको इग्नोर करके आगे चले गए तो आपको आगे वाला सवाल प्रॉब्लम करेगा। एक, ये जितने खर्चे हैं ये इनडायरेक्ट हैं, ये सारे इनडायरेक्ट हैं, एक बात। दूसरी बात, हमने पहली प्रोडक्ट के 1 लाख यूनिट बनाए और दूसरी प्रोडक्ट के 60,000 यूनिट बनाए। अच्छा एक टिप और छोटी सी आपको दूं, बेटा इधर देखिएगा प्लीज, यहां देखें इधर। कभी कभी सवाल में कोई चीज दी हुई है, पिक नहीं होता, क्यों दी हुई है? आपने थोड़ी कोशिश करी, नहीं समझ आ रहा, स्टार्ट करें सवाल, समझ गए? जब आप स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर आएगा आपको शेर याद, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अब मैं समझा तेरी ये लाइन इसलिए लिखी है कि इसका ताल्लुक इससे है। अभी नहीं समझ आ रहा ये यूनिट्स क्यों दिए, सपोज, लेकिन जैसे अब आगे जाएंगे आप बोलेंगे अच्छा इसका इससे कनेक्शन है। ये शेर इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर में मेरे और आपके साथ चलेगा। अब आप यहां देखें इधर प्लीज, अब आप गौर से सुनिएगा, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। अच्छा देखिए, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। कभी कभी आपको पता चलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन मशीन का है या बिल्डिंग का है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग होती है। बिल्डिंग को बांटने के लिए बेहतरीन है फ्लोर एरिया, बट मशीन को बांटने के लिए सबसे घटिया है फ्लोर एरिया, कोई तुक ही नहीं है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और एक और लिखवा दूं लफ्ज, अगर खाली देखें, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, अगला सवाल किसका है, ये सवाल उठना चाहिए। अगर खाली लिख देता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन केस ऑफ साइलेंस, अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो उसका ताल्लुक मशीन से होगा, फिर बिल्डिंग से नहीं होगा, वो बिल्डिंग से नहीं होगा। अगर एक ही डेप्रिसिएशन है और कोई इशारा नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन, वो मशीन का डेप्रिसिएशन होगा। और ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक सवाल आई कैप का कैफ 8 का आया है जिसमें खाली लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, 14 या 15 का राउंड आया है, मुझे याद है 2014 या 15 में कहीं आया है, मुझे याद आ रहा है सवाल, उसमें खाली लिखा हुआ डेप्रिसिएशन। हाँ बिल्कुल याद आ गया, 14 या 15 इनमें से किसी एक अटेम्प्ट में कहीं आया है, उसमें खाली लिखा हुआ डेप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं कह रहा। क्या करें, कुछ नहीं, मशीन। क्यों? फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री में डोमिनेशन मशीन की है। बिल्डिंग को फिर आप एडमिन में कवर कर लिया होगा, बिल्डिंग को आपने हो सकता है अपनी ओन हो, कुछ भी है, आप उसका डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा तो ना बताए। अब आप देखिए, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या है इसमें, आपको डिसाइड करना बेस क्या है। यार सुनिएगा,
बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस मशीन का नहीं है, बिल्डिंग का। मतलब एक बात है, पहले आप पिक तो करो कि ये इंश्योरेंस मशीन का नहीं है, बिल्डिंग का है और डेप्रिसिएशन मशीन का है। फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आराम से देखते नहीं, बेस्ट होता है किलोमीटर वॉट्स। एक बात कह रहा हूं मैं, बता थोड़ा ये भी पता होना चाहिए बेस्ट क्या है। वो नहीं है तो मजबूरी का नाम है फ्लोर एरिया। फिर एक और बात मैंने आपसे कही थी, आई रिपीट माई सेल्फ, सुनो इधर। एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है पावर। पावर इज मशीन स्पेसिफिक, पावर इज मशीन स्पेसिफिक, पावर इज मशीन स्पेसिफिक। पावर का खर्चा कभी भी फ्लोर एरिया से नहीं, कभी भी नहीं। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, उसमें दे दिया पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं कहूं तो फिर मैं यही कहूंगा कि पावर डोमिनेट करती है, मशीनों का खर्चा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज पॉइंट्स। तो फिर आप मशीन आवर्स को बेस बनाएंगे, किलो वॉट्स को बेस बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आप, ये तो मैंने हल्के हल्के इशारे दिए। अब आप नीचे देखें, हमें अवेलेबल क्या है, हम किसकी मदद से क्या करेंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, अभी हम डिसाइड नहीं करते, अभी हम सिर्फ देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, फ्लोर एरिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा एक मिनट, वन बाय वन। फिर नीचे जो दिया हुआ है ना, वो रीअपॉर्शनमेंट के इशारे हैं, और ये हो रहा है सॉम से, हो रहेगा नहीं, होना ही सॉम से। बात को समझे, ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आप समझ गए? एक बात कह रहा हूं आपसे, प्लीज इन चीजों को पिक करना है। अब फिर नीचे क्या कह रहा, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब आप जरा सुने, एक मिनट। इसमें कोई, इधर देखना है यार, इसमें कोई एलोकेटेड अमाउंट नहीं है, बता ही नहीं रहा। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी हमें करना क्या है, एटलीस्ट पहले अपॉर्चुनिमेंट होगी, फिर रीअपॉर्चुनिमेंट होगी। यानी पिछले 2-3 सवालों में या 2 सवालों में हमने डायरेक्ट रीअपॉर्चुनिमेंट करी। इस सवाल में बोले नहीं, पहले अपॉर्चुनिमेंट करो फिर रीअपॉर्चुनिमेंट करो, तो क्या हो, कर लेंगे। अब एक और बात जो अक्सर लोगों का सवाल होता है, सर ये बजटेड है या एक्चुअल है? एक ही इशारा, OAR है या नहीं, और नीचे दे रहा है OAR। जब OAR दे दिया तो जो इंशाल्लाह आएगा वो एक्चुअल होगा। और दूसरी बात, ये भी जरूरत नहीं थी, ऊपर वर्ड लिखा हुआ था कॉस्ट इनकर्ड, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड, तो वो पास्ट की बात कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें जिनको पढ़ते हुए रीड करना है। अब आप मेरी बात समझो, 5-6 लाइनों की चीज है, ये पैराग्राफ है। काम की चीज क्या है, 2-3। एक ऊपर जो दिया हुआ है वो एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट दी है, ऊपर जो दिया हुआ है वो एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट दी है, और ऊपर जो मेंशन है वो नंबर ऑफ यूनिट्स। बस अगर आपने इन 3 बातों को निकाल लिया, इस पैराग्राफ को साइड पे लगाया, बार बार थोड़ी पढ़ा जाता, उससे आप थोड़ा पकेंगे। अब प्लीज सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस। अब आप एक काम करो यार, एक काम करो तमाम लोग, यहां पर बेसिस लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो। आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, सैलरीज एंड वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख दो प्लीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, बेस्ट है कॉस्ट ऑफ मशीन, बेस्ट है कॉस्ट ऑफ मशीन, प्लीज प्लीज प्लीज, बेस्ट है कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर ये ना होता फिर दूसरा ऑप्शन मशीन आवर्स, और अगर वो भी ना होता तो फिर यूनिट्स के बेस पे बांट देते। मतलब फिर वो आप देखेंगे क्या उसके नियरेस्ट है। मैं ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी दे रहा हूं, और मैंने पहले पेज पे, इससे पिछले पेज पे थोड़ा डिस्कस भी किया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि थोड़ा इनको भी देख लेना कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं अगर पहला ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो। लेकिन अगेन मैं आपके साथ 10 चीजें डिस्कस करूंगा ना, 8 पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, शायद 9 पे होंगे, 1 या 2 चीजें ऐसी हो सकती हैं, आधे बोले ये और आधे बोले कुछ और, वो डिबेटेबल आइटम है। हमारे घर के अंदर जो कॉमन खर्चे उसको बांटने में आज तक हम डिसाइड नहीं कर सके क्या बेस्ट है। तो बेस्ट हर जगह का अवेलेबल नहीं हो सकता, वो फिर वो थोड़ा सा आप अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के बेस पर
फैसला कर ले कि क्या नियरेस्ट ऑप्शन है। आगे देखिएगा इधर, बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, बेस्ट है फ्लोर एरिया, बेस्ट है फ्लोर एरिया, बेस्ट है फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो, रेंट ऑफ बिल्डिंग हो, सब ये तो बेस्ट है बेस्ट। और फ्लोर एरिया का मैंने आपको एक दफा बताया भी था और दोबारा बता रहा हूं, ये सीढ़ियां और ये ओपन पैसेज और ये नहीं, 5 डिपार्टमेंट है, पांचों का एरिया काउंट करो और उस रेशो में बांट दो। जो जाया हो गया वो नहीं, वेस्टेज नहीं, आइडल टाइम नहीं, वर्किंग आवर्स की बेस पर बांटेंगे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन ही नहीं है। अगर खुदा की कसम, यहां देखो, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स बताता, पॉइंट्स बताता तो और अच्छा था। अगर और करो, यहां जितनी लाइटें लगी है वो बराबर वाले कमरे में नहीं है, जो बिल यहां आएगा वो वहां का नहीं आएगा। लेकिन एक बात भी डिसाइडेड है कि यार जब लाइटें पॉइंट्स लगते हैं तो नॉर्मली स्पेस के हिसाब से, छोटा कमरा है तो उस हिसाब से लाइटिंग होगी, बड़ा कमरा है तो लाइटिंग बढ़ जाएगी। अगर लाइटिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते, अगर सब मीटर मौजूद है बिजली का और उससे पता चल रहा कितने किलोवाट्स आप कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद आप कोई और बेस ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एग्जैक्टली इसी तरह अगर लाइट्स का पावर के लिए किलोवाट आवर्स अगर वो मिल जाए तो क्या बात है। सर वो तो नहीं है, फिर आवर्स ले लो, मशीन आवर्स, कि जितने घंटे चलेंगे उतना आपका खर्चा बढ़ेगा। मैं बेस्ट और फिर सेकंड बेस्ट पे थोड़ी डिस्कशन कर रहा हूं माइंड ओपन करने के लिए। यहां तो फैसला हो गया, ये तो बहुत आसान चीज है, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिबेट ही नहीं करेगा। एक ने भी नहीं कहा सर वो क्यों नहीं है, लेकिन कभी कभी आ सकता है, तो आप ऐसा अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि अगर थोड़ी सी वो एक आध चीज गायब कर दे तो मैंने अपने इसका इस्तेमाल करते हुए उसको पिक करना है। मैं भी बता रहा था, हाँ, अपना पावर की बेस्ट बेस है किलोवाट्स। मीटर लगा हुआ जी, लगा हुआ है, आप बता सकते हैं कितने किलोवाट्स किस किस डिपार्टमेंट ने। जी हाँ सर, यार इससे अच्छी क्या ऑप्शन है। घर में अगर सब मीटर लगा हो तो बिजली का बिल उठाओ और बांट दो सब मीटर से, लेकिन अगर नहीं है तो फिर फड्डा होगा। फिर वो बोलेगा बराबर बांटो, कोई बोलेगा फैमिली मेंबर के हिसाब से, कोई बोलेगा किसी और बेस पर, कोई बोलेगा पॉइंट्स गिन लो। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। हर पॉइंट, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ ना, आप उससे पूछो यार आप क्या चार्जेस लोगे, वो बोलेगा सर कितने पॉइंट्स हैं, वो उसका अपनी टेक्निकल टर्म है, तो जितने वो पॉइंट लगाएगा वो पर हेड बता देगा, पर पॉइंट। अब अगर मैंने आपके पूरी बिल्डिंग में 100 पॉइंट्स इसमें एंगेज किए आपने मुझे, तो भाई इस पर हेड के हिसाब से ये दे दे, ये अमाउंट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, तो बेस्ट ऑप्शन फिर उसके बाद जो बचता है वो है फ्लोर एरिया। ये छोटी छोटी रीजनिंग हल्की फुल्की अपने पास लिख लो। और जो मैंने आज डिस्कस किया, आज एक काम और भी आपको करना चाहिए। आज ये 2 सवाल करे हुए दोबारा करो, और ये जो बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट है इसको एक दफा रीड करो हल्का सा, ऐसी कि यार हाँ अच्छा ये भी हो सकता है, सही बात है, ये भी हो सकता है, ऐसी कि अगर एक चीज नहीं हो तो दूसरी क्या ऑप्शन है हमारे पास। अब हमने करना क्या है, अब देखो इधर प्लीज, फिर मैं नीचे चलता हूं तो मेरे पास OAR दिया हुआ है पर यूनिट की बेसिस पर, और यार प्लीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यार थोड़ी सी आवाज बंद करेंगे प्लीज। इशू क्या है, पहले हम बात करते हैं हमें करना क्या है। क्या OAR निकालना है? नहीं, पिछले सवाल में निकालना था, इस सवाल में नहीं निकालना। फिर हम क्या करें, उसूलन हमें टेबल बनाना चाहिए क्विकली, और वहां अपॉर्चनमेंट और रीअपॉर्चनमेंट थ्रू सॉम फारे, उसकी बेस तक तो हमने सोच लिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझो मैथमेटिक्स रह गई, अप्लाई करना, जस्ट नंबर्स गिनने। जैसे ही हम रीअपॉर्चन करेंगे यू वुड गेट एक्चुअल FOH, इस OAR से FOH अप्लाइड आ जाएगा। बट एक फड्डा हो गया, एक मसला हो गया, अप्लाइड आ रहा है प्रोडक्ट का और हमने एक्चुअल निकाला है डिपार्टमेंट का। अगर तुम लोगों ने उठा के माइनस कर दिया तो कम से कम सवाल तो करना किसका एक्चुअल
पहले डिपार्टमेंट का और अप्लाइड किसका, प्रोडक्ट का। कैसे माइनस कर दूं यार? अगर आप ये फैसला कर लो ये तो नहीं हो सकता। एक्चुअल ऑफ डिपार्टमेंट, अप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट माइनस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो आएगा तुम्हें याद मेरा शेर क्या, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। अब ये जो यूनिट दिए ना, ये है तिल। अब आप बोलेंगे तेरी इसलिए दिए यूनिट्स। अभी इस सवाल में, ये सवाल दूसरी दफा आया एग्जाम में, ये सवाल दूसरी दफा आया है। इस तरह का सवाल मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज वो असाइनमेंट में भी रखा हुआ, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। ये आया 2021 में। यार प्लीज यार खामोश नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए, अब घर जाके डिस्कस करना यार। अभी यहाँ नहीं करो प्लीज, थोड़ा सा समझे। मैं अभी बात बता रहा हूँ उसको सुन ले यार, घर जाके करते रहना। यहाँ देखिए इधर असाइनमेंट में मैंने जो सवाल रखा है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सेम। शायद अभी यार वो देखने में शायद पिक ना हो, जहां तक मुझे याद पड़ा। हाँ ये रहा ये स्प्रिंग 16, बिलीव मी स्प्रिंग 16 और स्प्रिंग 21 मैंने असाइनमेंट में रखा है, ऑलमोस्ट आखिर में है। और असाइनमेंट का है 2B, पेज नंबर है 25। सेम लॉजिक है। आप जब घर जाके इसको देखोगे आप लोग यार ये तो बिल्कुल वही है, बस एक फर्क है। मुझे याद है ये सवाल, वहां पर भी यही मसला आया। पता है क्या मसला था उस सवाल में भी? इसने भी रिपीट किया, और बहुत सालों बाद नहीं, ये तो आते ही कैफेड में था 2-3 अटेम्प्ट छोड़ के। तो एक अभी 21 में आया, उसके बीच में एक सवाल आया, और उससे पहले ये वाला सवाल आया, वो आया, फिर बीच में। इसका मतलब है उसके जहन में था कि स्टूडेंट ने ये ड्रामे किए, डिपार्टमेंट माइनस प्रोडक्ट किए। बता रहा हूं, पढ़ो कभी एग्जामिनर कमेंट, उसमें लिखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने ये ड्रामा किया। उसने दोबारा दे दिया। अब मैं उसमें और इसमें फर्क बता रहा हूं। वहां वो थोड़ा आसान है सवाल, वहां परसेंटेज बता दी कि ये वाले खर्चे इतने परसेंट इसको दे दो, इतने परसेंट इसको दे दो। इस सवाल में कह रहे तुम बताओ अब क्या करें, तो थोड़ा और काम बढ़ गया। ये सवाल कर लिया असाइनमेंट का 2B फारिग। सिर्फ वर्बली देखना, उसको देखने की भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब क्विकली सुनिएगा, प्रोड्यूसिंग कौन कौन से यार? ए है और बी है और एक्स है और वाई है। अब थोड़ा टाइम बचाते क्योंकि सारा वो ये नंबर्स का खेल है, तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। जहां जहां पॉसिबल होगा वर्किंग दिखा दूंगा। सवाल कंप्लीट करना इंतहाई जरूरी है, क्लास खत्म हो या ना हो, सवाल खत्म होना जरूरी है। अब आप यहां देखिएगा प्लीज तमाम लोग, सबसे पहला आइटम वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहले हाथ जल्दी सैलरीज एंड वेजेस। अब आप ये वाला ये लॉजिक इधर सुनो यार, सैलरीज एंड वेजेस अगर आप गौर करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कराया था, बट वहां और यहाँ क्या फर्क है? पहला सवाल था ना, मैंने खुद बता दिया था किसको बेस बनाओ, ताकि ज्यादा आप उलझो ना, आप पूरी फॉर्मेट और स्टार्ट से एंड तक जाना सीखो। अब आपने वो सीख लिया, अब आपने एक सवाल जरा सा इसको भी डिसाइड कर लिया किसको बेस बनाए। अब यार 1,15,000 को डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250। फरमाइए 460 ना, सही यही होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 50, शायद नहीं 150 और 50 शायद, और 25 और 25, बस दैट्स इट। मेरा ख्याल है बहुत आसान है, एक बता दो यार 69,000। बस मैंने आपके लिए लिख दिया। कभी कभी लोग बोलते हैं कहाँ से आया, एहसान याद रखना, यकीन करो 69,000। हालांकि चाय नहीं मिली मुझे आज। दूसरा 23,000, 11,500 यार, मुझे उम्मीद है बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए प्लीज यार, है ना।
थोड़ा सा भी मसला नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज मैंने कराई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास के बाद मैं अवेलेबल हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा। कोई भी चीज अगर अटकी हुई है, प्रॉब्लम में है, आ जाना, मुझसे पूछ लो। एक आध चीज ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, वो भी छोटी सी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। अब डेप्रिसिएशन है 80,000, बेस शुड बी 4 लाख, 0.2। अब आगे आप समझ गए ना यार, कर लोगे 0.2। यार कैलकुलेटर चलाओ प्लीज, तमाम लोग। हाँ बता दो, 50,000, 30,000, 10। इसमें ये चीज लॉजिकल नहीं है जो मैं भी लिख रहा हूं, असल इसका वाइंड अप लॉजिक है, उस पर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। अगली चीज है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, 12,500, 5,000, 5,000 और 2,500 प्लीज। गुड यार। इलेक्ट्रिसिटी प्लीज 30,000, 12,000, 12,000 और 6,000। That's it. 161,500। ये क्या है? 70,000, 28,500 और 20,000। एक मिनट आ रहा हूं प्लीज, उम्मीद है मसला नहीं होना चाहिए। अब आ जाए सुकून से रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट। अब यार परसेंटेज का स्ट्रक्चर बता रहा है, याद है मैंने आपको कहा था 3 बातें, या तो वो बोलेगा पहले ये फिर ये फिर ये, या वो स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन डिक्टेट करेगा पहले किसको बाद में किसको, या अगर कुछ ना बोले हु डोमिनेट्स फर्स्ट, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट, ग्रेटर अमाउंट फर्स्ट। यहां आपको पहले बांटना है एक्स नहीं वाई को। अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट वाई पहले बांटेंगे, फिर एक्स बांटेंगे, और वाई बटेगा 75, 10 और पहले 15 है, 75 है, 15 है और 10 है, और ये 80 और 20 है। दैट्स इट। नो redistribution of service department cost. Once closed, always closed. अब आप पहले यार ये देखोगे, यहां देखो, पहले y को फारिग करोगे, यानी 20,000। ये फारिग हुआ 20 का 75%, 15, 3,000 और 2,000। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दोनों मिलाकर हो गए 30,500 और 24,400, 6,100। ये हो गए 0, ऐसी लिखने दो। और ये आपका अमाउंट हो गया 70। नहीं यार, ये तो ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा हो गया, 200, 900, 79,100। यहां तक तो सब पुराना था, और मुझे उम्मीद है सब मेरी बात को बेहतर समझ रहे होंगे। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्लीज, मैं रूटीन में ये काम करता रहूंगा आगे भी। जब मुझे लगेगा ना कोई लॉजिकल चीज आई है, मैं आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट दूंगा कि जरा पहले आप ट्राई करो। उसमें पता है क्या होता है, अगर आपने सही कर लिया तो मजा आ गया, और अगर गलत भी किया तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है मुझे पूछना क्या है। समझ आ गई बात? वरना ये होता है ना, डॉक्टर के पास जाके बैठो, क्या हुआ, पता यही तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो कभी कभी ये सिचुएशन भी आती है सवाल सॉल्व करने के बाद। इधर देखिए भाई, इधर यू हैव डन रिक्वायर्ड 1 मार्क्स 8। जस्ट इमेजिन मार्क्स 8, लेकिन अभी इसमें स्टेप बाकी है, इसमें स्टेप बाकी है। सुने इधर, रिक्वायर्ड को 2 दफा पढ़ा करो प्लीज बेटा। एक स्टार्ट में, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें थोड़ी बताएगा ये सीवीपीए डिसीजन मेकिंग है।
तो मैं रिक्वायर्ड से पता चलेगा ये सीवीपी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रोसेस है, तो पहली दफा तो पढ़ना ही पढ़ना है और एक ओवरऑल आइडिया होता है कि सवाल में अच्छा यही करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सवाल कंप्लीट करो तो काइंडली आप इसको प्लीज दोबारा पढ़ा करो। उसका पता है क्या फायदा होता है, आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मिलती है। अब आपने गौर से पढ़ा, उसने पता है क्या बोला, आई नीड एक्चुअल FOH ऑफ प्रोडक्ट A and B, नॉट डिपार्टमेंट। यानी अभी हाफ डन है ये, अभी हम यहां पहुंचे डिपार्टमेंट तक। अब हमें प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास प्रोडक्ट ले लें, कौन कौन सी है? शाइन है और ग्लो है। प्लीज अब आप मेरी बात समझिएगा, शाइन एंड ग्लो है, यानी अब आप मेरी बात समझे, ये खर्चा यानी डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है और जो डिपार्टमेंट बी का खर्चा है, यानी डिपार्टमेंट ए का खर्चा है 200, 900 और डिपार्टमेंट बी का खर्चा है 79,100, यानी इस रूम का खर्चा है। इस रूम यहां जो सर्विसेज दी जा रही है वो कैफ 3 को भी दी जा रही है, कैफ 6 को भी दी जा रही है, कैफ 9 को भी, या 8 को भी, 5 को भी, 4 को भी। अब आपने पहले काम ये किया, या आवाज आ रही प्लीज, पहला काम आपने क्या किया, विजुलाइज करो। पहला काम आपने कहा 1 मिनट रुक जाओ यार, ये बताओ इस रूम का खर्चा क्या है। तो उसने बताया इस रूम का खर्चा है 2 लाख समथिंग और इस रूम का खर्चा है 79। अब एक काम करो भाई, इस खर्चे को जॉब में बांट दो। जॉब में बांटने के लिए 6 बेसिस है, जॉब में बांटने के लिए 6 बेसिस है, यूनिट्स, आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। सही। यहां पर अगर आप देखो, आप जरा गौर करना प्लीज मेरी बात, बल्कि मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, 1-8 मिनट, जरा सुनो इधर। यकीन करो, खुदा की कसम, अगर तुमने ये काम राइट कर लिया तो आखिरी रिक्वायर्ड भी फारिग और पहली भी फारिग। अब विजुलाइज करो, यू नीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअल FOH, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअल FOH ऑफ डिपार्टमेंट A एंड B। सर व्हाट अबाउट X एंड Y? भाई वो तो क्लोज हो गया। अच्छा सही, हाँ सही कह रहे। ये सवालात आती है ज़हनों में ना, तो मैं उसको उठा के बताता जा रहा हूं। हमारा इशू ये है कि हम इस खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जो 2007 या जो 17 में आया था, 16 में जब भी आया था, वहां उसने बताया इतना % इसको, इतना % इसको। वो आसान हो गया। वो आपसे कह रहे हैं यार कि कैसे बांटे। अगर दोनों के यूनिट को ऐड करके समझ आ गई बात। अप्लाई जो हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स हो रहा है, तो फिर एक्चुअल को भी किससे बांट दो, यूनिट्स के रेशो में। बस ये फैसला तुम सही कर लो, और तो इस सवाल में कोई अच्छी बात ही नहीं है। ये कोई मतलब ये थोड़ी कोई चीज है जिसको आप बोलो यार क्या सवाल, ये सवाल इसलिए अच्छा नहीं है कि ये आया, ये बच्चों वाली चीज थी ना, आपके लिए ये मसला था। खुदा की कसम, बस एक चीज है जिसमें सीखो। इस सवाल के करने के बाद तुम्हें ये बड़ा प्यारा आना चाहिए, सॉलिड, और तुम वो वाला सवाल जो मैंने भी रेफर किया है उसमें भी ये वाली चीज कर लेना। पूरा मत करो सॉल्व, उसका रीअपोर्शनमेंट का अमाउंट उठाओ और खाली बांट के ओवर अंडर अप्लाइड निकाल दो। स्मार्ट मूव करो, पूरा सवाल सॉल्व करो, आधा घंटा लग रहा है। अब यार वो आधा घंटा या की जगह आधा यानी 15 मिनट इस पर लगाओ, क्या लॉजिक बनेगी। मैंने अपने छोटे छोटे एरर्स को, छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है, ना कि अंबार लगा दो मैंने 50 सवाल किए। अबे तूने समराइज भी किया, उस सवाल में ये करना आया तुझे। मैंने अभी रेफर किया 2 दफा रीसेंट टाइम में, आगे पीछे यार, एक सेमेस्टर में आया, फिर नहीं आया, फिर अगले में फिर आ गई वही चीज। सही है। अब आप
इस बात को जरा नोट डाउन कर लें अगर चाहें। ऐसे अभी आप इतना शायद ऑब्जर्व नहीं कर रहे, मेरी बात समझिएगा। अप्लाइड जो है ना वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, अप्लाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, अप्लाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। ये कहां से लाइट जलती है? अबे यार तुमने इसको हिलाया है शायद, ये जल रहा था, क्या जल रहा था? ये बाहर से चला है, बाहर से हुआ है, चेक करना लाइट जली नहीं जली। ये कौन, तुम में से कोई तो नहीं गया था बाहर खबासत करने? अच्छा जी प्लीज यार, अप्लाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, तो फिर इसको भी यूनिट के बेस पे बांटना चाहिए। अगर अप्लाइड हो रहा होता ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स तो फिर आवर्स के बेस पे। सिंपल। एक बात तो ये रखिएगा, अब आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स वो कितने कितने हैं? 2,09,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1,00,000 और 60,000 के रेशो में। फरमाइए जी। 125563 कर दूं राउंड करने के लिए, और बोलिएगा 75333 337। ये सही है बेटा? यार प्लीज 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 प्लीज, ये अमाउंट ऐसे बढ़ गया। शाइन जो प्रोडक्ट है 125,563 और 75337। ये देखो इधर प्लीज, ये तो अभी एक्चुअल आया है पहले डिपार्टमेंट का। अब आप डिपार्टमेंट, आपने मैट्रिक कर लिया, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सीए कर रहा हूं, बोले मैट्रिक कर लिया, ऐसी ही डिपार्टमेंट है। पहले ये गया होगा डिपार्टमेंट ए में, फिर ये प्रोडक्ट गई होगी डिपार्टमेंट बी में, और फिर ये कस्टमर को डिलीवर हुई होगी। तो डिपार्टमेंट ए का खर्चा इसके बारे में ये कि मैंने इसके लिए इतना खर्चा किया। अब डिपार्टमेंट बी 79,100 49 ये सही नहीं है, 438 बस। अब गेम खत्म है। यहां देखो प्लीज, 49,438,29,662 असाइनमेंट 2B, और इसको कनेक्ट करके ये वाला एरिया दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। अरे यार चलेगा चलेगा, जान दो, अब लिख दिया, कोई बात नहीं यार। ये 175 का तो राउंड बता दो बस, 1,5 रुपए का फर्क है, कोई बात नहीं। यहां देखिए इधर, दैट वाज FOH एक्चुअल, ये था हमारे पास FOH एक्चुअल, ये था डिपार्टमेंट का। इधर देखो भाई, इधर पिछले सवालों में तो डिपार्टमेंट का एक्चुअल, डिपार्टमेंट का अप्लाइड, हमने फौरन माइनस कर दिया, सोचा तक नहीं। एग्जामिनर ने गेम खेल दिया, उसने कहा निकलवाऊंगा डिपार्टमेंट का एक्चुअल और दूंगा अप्लाइड प्रोडक्ट का। अब तू माइनस कर, माइनस किया, बस खत्म किया। आपने यहां पर थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। अब आप यहां देखो, FOH अप्लाइड, FOH अप्लाइड जो है वो लाख यूनिट ये है, 60 ये है। इसका रेट क्या है? 1800 पहली प्रोडक्ट का है, और दूसरा 1700। एक 80, 1,02,000। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप गौर करो तो 5,000 ये ओवर अप्लाइड है, और 5,000 ही अंडर अप्लाइड है। 3,000 लिख दो यार, दैट्स इट। इससे कहते हैं एक्यूरेसी। ये देखो, ये देखो, ये सेकंड भी वही थे। सवाल कंप्लीट हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है, ये डिपार्टमेंट और बेसिक का चैप्टर खत्म हो गया है। देखिए इधर,
मेरे हिसाब से सुन लो, मैं आपको थोड़े बेंचमार्क लिखवा देता हूं। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप जो है आपको करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1B, CBQ 1B, बेंचमार्क क्वेश्चंस। CBQ 1B आप करें, 1A को करने की जरूरत नहीं है। 1A बेस बनाने के लिए तो बहुत बन गई, ज्यादा करेंगे हिल जाएगी। 1B करें, 1C करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इवन 1D जो है वो आपको मैंने कहा था आप खुद करोगे, लेकिन उसमें कोई बहुत मजेदार चीज नहीं है। 1D एहतियातन कर लो, चलो उसमें वही मसला आता है डिपार्टमेंट और यूनिट्स। फिर 1E और फिर मैंने आपको रुक जाए मैक्सिमम सवाल बता रहा हूं। अगर आप देखें 2B और उसके बाद 3C और 3D, ये मैक्सिमम सवाल हैं। बल्कि आप ये हटा दो 1D। सुनो इधर, 1 2 3 4 5 करे हुए सवाल हैं। सुन लो यार, करे हुए सवाल हैं। अगर आप इनको दोबारा करते हो तो 1 से 1.5 घंटा, बहुत हुआ तो 1 से 1.5 घंटा, बल्कि 1 घंटा ही काफी है। 10 से 12 मिनट लगते हैं करे हुए सवाल को दोबारा करने। और अगर थोड़ा स्मार्ट मूव करो तो इसके अंदर काम की चीजें